Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 5, the Sangam Age. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with Chola Kingdom or Chol साम्राज्य. ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग चोला किंगडम को, चोल साम्राज्य को. तो बेटा जो संगम चोलास थे उनका जो किंगडम था वो दो डिस्ट्रिक्ट से मिलके बना था. ठीक है, संगम चोलास का जो किंगडम था वो दो डिस्ट्रिक्ट से मिलके बना था, तंजावुर और तिरुचिरापल्ली. ठीक है, क्या क्या, तंजावुर और तिरुचिरापल्ली. ठीक है, इन दो डिस्ट्रिक्ट से मिलके बना था संगम चोलास का किंगडम. क्लियर है. जो चोला किंगडम था, अब बेटा अगर हम संगम लिटरेचर की बात करें तो संगम लिटरेचर में चोल किंगडम को या चोला किंगडम को रेफर किया गया है डिफरेंट डिफरेंट नेम से. वो नेम क्या क्या है बेटा? चोनाडु, कावेरी नाडु. नाडु का मतलब होता है विलेज. ठीक है, तो अगर हम चोल किंगडम की बात करें तो उसे अलग अलग नामों से बताया गया है संगम लिटरेचर में. चो नाडु, नाडु का मतलब होता है विलेज, है ना. कावेरी नाडु, कावेरी विलेज. कावेरी सूजनाडु, नीर नाडु और पूनल नाडु. इतने सारे नाम हैं जिनका मेंशन हमें संगम लिटरेचर में मिलता है. ये जो नेम्स है वो इंडिकेट करते हैं कि भाई यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे. चोला कंट्री में पानी की कोई कमी नहीं थी. जैसे नीर नाडु नाम रखा गया, तो नीर नाडु नाम कब रखेंगे? जब पानी बहुत सारा होगा. जो रिवर कावेरी थी वो फ्लो होती थी चोला किंगडम से. ठीक है, चोल साम्राज्य से कावेरी नदी बहती थी और कावेरी नदी के कारण यहाँ पर जो ज़मीन थी बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी. ठीक है, नदियों के किनारे पर जो ज़मीनें होती हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती हैं, है ना. जो कैपिटल था संगम चोलास का वो था उरायूर. संगम चोलास का जो कैपिटल था, जो राजधानी थी वो रायूर थी. और इनकी जो सेकेंड कैपिटल थी वो थी कावेरी पूमपट्टिनम. ठीक है, क्या? कावेरी पूमपट्टिनम. दो कैपिटल थी. क्लियर है. तो पहला तो हमने पढ़ा कि भैया जब हम संगम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो संगम चोलास को वहाँ अलग अलग नामों से मेंशन किया गया है. वो नाम है कावेरी नाडु, कावेरी सून नाडु, नीर नाडु, पूनल नाडु. और ये सब इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पानी की कोई कमी. यहाँ से बेटा कौन सी नदी बहती थी? कावेरी नदी बहती थी. और कावेरी नदी के कारण ही जो चोला किंगडम था उसकी जो सॉइल थी बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी. आप सबने सुना ही होगा कि रिवर के आसपास की जो सॉइल होती है वो हर साल नई आ जाती है बाढ़ के पानी के साथ, फ्लड वाटर के साथ. बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, वहाँ पर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना. इनका जो कैपिटल था वो था उरायूर और इनका जो सेकेंड कैपिटल था वो था कावेरी पूमपट्टिनम. ठीक है, और जो कावेरी पूमपट्टिनम था वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट भी था. संगम चोलास की बात करें तो संगम चोला का एक चीफ पोर्ट हुआ करता था, क्या? कावेरी पूमपट्टिनम. इनका सिंबल होता था टाइगर. जो संगम लिटरेचर है वो बहुत सारे चोला किंग्स के बारे में बातें करता है. बहुत सारे चोला किंग्स को, चोल राजाओं को संगम लिटरेचर में जगह मिली है और उनके सरनेम्स थे किल्ली, वलवन, सेनी, चोलन. ठीक है, वलवर भी है पर वो आपकी बुक में मेंशन नहीं है. अगर हम बात करें कि भाई बताओ कि मोस्ट पावरफुल चोल किंग कौन रहे होंगे, तो वो थे करिकालन. ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर अमंग द संगम चोलास वॉज करिकालन. क्लियर है. तो बेटा ये नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे. संगम चोलास में जो सबसे फेमस किंग थे वो थे करिकालन. ठीक है, संगम लिटरेचर जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें आप लोग देखोगे कि बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन दी हुई है. किसके रिगार्ड्स में? करिकालन के रिगार्ड्स में. इवन इन हिज यंग एज ही प्रूव्ड हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी. इवन जब आप संगम लिटरेचर को पढ़ोगे तो ये भी पता चलेगा कि भाई बचपन में करिकालन कैसे थे. तो बचपन में भी ये इतने ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, इनमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी थी. ये अपने किंगडम के जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते थे उनको ईजिली सॉल्व कर देते थे, उनको सेटल डाउन कर देते थे. साथ ही साथ ये महान लड़ाका भी थे, बहुत बढ़िया योद्धा थे, है ना. एक महान योद्धा थे.
ग्रेट वॉरियर थे। इन्होंने किसको हराया बेटा? इन्होंने चेरा को हराया, पांड्या किंग्स को हराया। कहाँ पर? वेनी में। दूसरा जो बैटल हुआ उसमें करिकालन ने पूरी की पूरी कन्फिडरेसी, पूरे के पूरे ग्रुप को हराया, जो ग्रुप बना था 9 प्रिंसेस से मिलके। ठीक है, पहले इन्होंने चेरा को हराया, पांड्या को हराया, कहाँ पर? वेनी में। बाद में इन्होंने करिकालन ने पूरी की पूरी कन्फिडरेसी को हराया जो बनी थी 9 प्रिंसेस से मिल। और बेटा इन्होंने किंगडम को एक्सटेंड किया कहाँ तक? कांचीपुरम के भी पार तक। ठीक है, ही एक्सटेंडेड हिज किंगडम बियॉन्ड कांचीपुरम, कांचीपुरम से भी आगे ही अपनी किंगडम को लेकर गए। करिकालन सिर्फ बेटा इसीलिए ही फेमस नहीं हुए कि वो एक बहुत महान योद्धा थे, बढ़िया तरीके से लड़ते थे, इतना उन्होंने टेरिटरी का एक्सपांशन किया, ऐसा नहीं है बेटा। उन्होंने अपने एरिया में बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी की जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। उन्होंने एनकरेज किया एग्रीकल्चर में, बहुत ग्रोथ लेके आए अपने एरिया में। ठीक है, एनकरेज किया एग्रीकल्चर को, एनकरेज किया कॉमर्स को, एक डैम बनाया जिसका नाम है कल्लणी डैम, या जैसे आप बोल सकते हो कल्लणी डैम। ठीक है, किस नदी पे बनवाया? कावेरी नदी पे बनवाया। डैम का नाम था कल्लनाय, आप ऐसे बोल दो, या कल्लणी। ठीक है, किस नदी पे बनवाया? कावेरी नदी पे बनवाया। इट्स वाटर वॉज यूज फॉर इरीगेशन, और इसका पानी किसके लिए यूज़ होता था? सिंचाई के लिए। जब हम खेतों में पानी देते हैं, फील्ड में हमारी क्रॉप्स को जब हम पानी देते हैं तो उसे हम बोलते हैं इरिगेशन इंग्लिश में, और सिंचाई करना हिंदी में। ठीक है, तो सिंचाई के लिए यूज़ होता था इस डैम का पानी। करिकालन हैड फोर्टिफाइड द पोर्ट सिटी, और बेटा जो पोर्ट सिटी थी उसके आसपास भी इन्होंने किलाबंदी की। किलाबंदी का मतलब पता है ना, कि कोई अगर इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है तो हम यहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें बना देंगे जिससे इसकी सेफ्टी हो जाए, इसको ही क्या कहते हैं? किलाबंदी करना। तो इन्होंने करिकालन ने फोर्टिफाइड कर दिया किसको? पोर्ट सिटी को, क्योंकि बेटा ये लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते थे, बहुत सारा जो गुड्स था वो यहाँ से फॉरेन कंट्री जाता था, फॉरेन कंट्री से यहाँ आता था, तो पोर्ट सिटी को भी सिक्योर करना बहुत ज़रूरी था। कावेरी पूमपट्टिनम और जो फुहार है, दोनों एक ही जगह का नाम है। ठीक है, कावेरी पूमपट्टिनम और फुहार ये इनकी कैपिटल थी, जो बाद में ट्रेड का एक बहुत ही फ्लरिशिंग सेंटर बनी। यहाँ पर बढ़िया से व्यापार होने लग गया। मर्चेंट्स जो फॉरेन कंट्रीज से आते थे वो फुहार को विजिट करते थे। करिकालन वॉज जेनरस टूवर्ड्स द तमिल पोइट्स एंड पेट्रोनाइज देम। करिकालन बेटा बहुत जेनरस थे, किसके टूवर्ड्स? पोइट्स के टूवर्ड्स। उन्होंने बहुत सारे पोइट्स को पेट्रोनाइज किया था। पेट्रोनाइज करने का मतलब क्या होता है? उनको संरक्षण दिया था, मतलब उनसे कहा कि भाई आप खाने पीने अपनी फैमिली की चिंता नहीं करें, उसके लिए आपको पैसा मिलता रहेगा, आप सिर्फ अपनी पोइट्री पे ध्यान दें। ठीक है बेटा, जेनरस का मतलब आप ऐसे समझ लो कि वो काइंड था, बहुत ज़्यादा उदार था, किसके लिए? पोइट्स के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पांड्यन किंगडम को, पांड्य साम्राज्य को। तो बेटा ये जो पांड्य साम्राज्य, पांड्यन किंगडम था, इसका एक्सटेंट कितना था? तो बेटा करंट डे के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे जिनसे मिलके पांड्यन किंगडम बना था? तो वो पहला डिस्ट्रिक्ट था मदुरई। दूसरा, ध्यान से सुनना, तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली। और तीसरा रामनाथपुरम। इन 3 डिस्ट्रिक्ट से मिलके बना था पांड्यन किंगडम। फिर से एक बार बोलो मेरे साथ, मदुरई, तिरुनेलवेली और रामनाथपुरम। जो पांड्या किंग थे वर नोन एज मारन। पांड्या किंगडम किस किस नाम से जाने जाते थे? मारन, वलुधी और चेंजिया। फिर से पढ़ो, मारन, वलुधी और चेंजिया, इन नामों से जाने जाते थे। पांड्या किंग्स वर नोन एज मारन, वलुधी, चेंजिया। ठीक है, इनका जो कैपिटल था वो मदुरई था, और इनकी जो चीफ पोर्ट सिटी थी वो थी कोरकाय। जो सिंबल था इनका वो था फिश। पांड्या किंग का सिंबल क्या था बेटा? फिश। इनकी कैपिटल क्या थी? कोरकाय। जो पांड्यन किंग्स थे उन्हें बहुत नेम और फेम मिला फॉर देयर पैट्रोनेज टू द संगम
तमिल संगम, इन्होंने बहुत बड़े बड़े तमिल संगम कराए और ये संगम करा कर ही इन्हें बहुत नेम और फेम मिला। It can be said that their capital Madurai had remained the capital of Tamil language and literature. तमिल लैंग्वेज की, तमिल लिटरेचर की कैपिटल हमेशा ही मदुरई रहेगी, जो कि किसकी कैपिटल थी? पांड्यन किंग की। इन्होंने जो तमिल संगम कराया इसीलिए इन्हें जाना जाता है। जो संगम लिटरेचर है वो हमें एक लंबी लिस्ट देता है पांड्या किंग्स की, उसमें से कुछ जो थे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, अब हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा मुदु कुड़मी पेरवो पोई। ठीक है, इसको जब आप पढ़ रहे हो तो ऐसे लग रहा है आपको कि ये है पेरवा जूथी, है ना, पेरवा जूथी, पर ऐसा नहीं है बेटा। इसका प्रोनाउंसिएशन जब आप गूगल पे देखोगे तो यही आएगा मधु कुड़मी पेरवा पोई। ठीक है, स्पेलिंग लर्न कर लेना कौन सा हमारा ओरल टेस्ट होने वाला है। इन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए थे, किसने? मधु कुड़नी पेरवा पोई ने। और ये सेक्रीफाइसेस किस खुशी में किए थे? अपनी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने की खुशी में। ठीक है बेटा, तो इन्होंने क्या किया? अपनी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। ठीक है, किसने किए ये सेक्रीफाइसेस? मधुकुड़मई ने। ठीक है, मधुकुड़मई ने अपनी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, ये तो इतना मुझे पढ़ने में खुद ही 4 बार मैंने इसके प्रोनाउंसिएशन को देखा, फिर बोलने की कोशिश की, तो भाई आप लोग तो बोलना छोड़ो, लिखना सीख जाना, इतनी बड़ी स्पेलिंग है ना। क्या है? अरियप्पा, अरियप्पा एक दंताय, अरियप्पा एक दंत। एक और प्रोनाउंसिएशन सुन लो, अरियप्पा एक दंता। ठीक है, नेंदुन चेजियान। ठीक है, फिर से एक बार देखो, अरियप्पा एक धन था नेंदुन सेजियान। ये भी बहुत फेमस पांड्यन रूलर थे। ही गेव डेथ सेंटेंस टू द हीरो ऑफ सिलपद्दीकरम। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में मत जाओ बेटा, बस समझते जाओ कि एक पांड्यन किंगडम थे नेंदुन जेजियान, उन्होंने डेथ सेंटेंस दिया किसको? सिलपद्दीकरम के हीरो को, जिसका नाम था कोवलन, बाय मिस्टेक। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर जो थे उनको हम बाद में पढ़ेंगे, पर पहले यही ध्यान, अभी कोवलन को हमने पढ़ा था ना लास्ट पार्ट में, कि कोवलन जो था वो किसी प्रोस्टिट्यूट से प्यार करने लग जाता है। तो जो पांड्यन रूलर होते हैं जिनका नाम होता है नेंदुन चेजियान, वो सिलापत्तीकरम के हीरो को क्या दे देते हैं? बाय मिस्टेक डेथ सेंटेंस दे देते हैं। अभी बेटा अब हम एक और भारी भरकम रूलर को पढ़ेंगे, नाम इनका भारी भरकम है। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर वॉज, एक और इम्पॉर्टेंट रूलर जिनको हम पढ़ेंगे, जिनका नाम भी पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, ये है थेलियालंगनाथु, थेलियालंगनाथु नेंदुन शेजियान। इन्होंने डिफीट किया था कंबाइंड फोर्सेस को, किसकी कंबाइंड फोर्सेस को? चेरा, चोला और दूसरे लोकल चीफ्स की। ठीक है, और किस प्लेस पे किया था बेटा? थैलालंगनम वाली प्लेस पे। ठीक है, ही पेट्रोनाइज्ड अ नंबर ऑफ तमिल पोएट्स। इन्होंने भी बहुत सारे तमिल पोएट्स को पेट्रोनाइज किया हुआ था, उन्हें घर बार खाना वाना दिया हुआ था, सो दैट दे कैन फोकस ऑन देयर पोएट्री, इंक्लूडिंग, इसमें कौन भी था? मंगूड़ी मरुथानर। ठीक है, ये तमिल पोएट भी पेट्रोनाइज लिए हुए थे हमारे किससे? ये वाले राजा से, जिनका नाम है थेलियालंगनाथु। चलो, जो पांड्या रूल था सीज्ड along with that of the Chera and Chola in the 3rd century AD। तो भाई 3rd century में सब खत्म। The Pandya rule ceased along with that of Cheras and Cholas। चेरा रूल खत्म, चोला रूल खत्म, पांड्या रूल खत्म। कब? 3rd century। बेटा अब हम पढ़ेंगे लोकल चिफ्टेंस को। लोकल चिफ्टेंस बोले तो वहाँ जो छोटे छोटे कबीले थे, उनके सरदार, उनकी मुखिया, जो उस कबीले के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाते थे, उनकी क्या पोजीशन थी, वो किसके साथ होते थे, अब हम वो पढ़ेंगे बेटा। देखो, तो 3 तमिल किंगडम तो थी ही थी, चोला, चेरा और पांड्या, पर इसके अलावा भी बहुत सारे लोकल चीफ थे जो तमिलनाडु के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रूल करते थे।
उन्हें वेलियर्स कहा जाता था। अगर आप संगम लिटरेचर को पढ़ोगे तो उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी रिगार्डिंग दिस वेलियर्स। इनमें से अगर हम मोस्ट फेमस की बात करें, द मोस्ट फेमस अमंग द वेलियर्स वर कॉल्ड सेवन पैट्रन्स। उन्हें क्या कहा जाता था? सेवन पैट्रन्स या कड़ायलू वलालगल। क्या कहते थे? कड़ायलू वलालगल। ठीक है, सेवन पैट्रन्स को क्या कहते थे? कड़ायलू वलालगल। मोस्ट फेमस वेलियर्स कौन थे? सेवन पैट्रन्स या कड़ायलू वलालगल। देवर, अब बेटा ये जो सेवन पैट्रन्स थे या जिन्हें कड़ायलू वलागल कह रहे हैं, इनके नाम सुनना। परी, औरी, मलायन, एलिनी, पेगन, आय, नली। फिर से पढ़ें एक बार, देखो। परी, मलयान, एलिनी, पेगन, आय, नली। ठीक है, ये आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, सेवन पैट्रन्स के नाम ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछे जा सकते हैं और 1 मार्क क्वेश्चन में भी। जो लोकल चीफ होते थे उन्होंने अपना जो पैट्रोनेज है वो तमिल पोइट्स को भी दिया हुआ था। बहुत सारे तमिल पोइट्स थे जिनको संरक्षण मिला हुआ था इनके राज्य में। इन टर्न ये जो पोइट्स थे ये इनके टुवर्ड्स अपनी, और बेटा बदले में ये जो कवि थे ना, इन टर्न दीज पोएट्स, बदले में इन कवियों ने इनकी जेन्योरिसिटी की तारीफ की, सराहना की। ठीक है, ये जो वर्ड हेल्ड है बेटा, इसका मीनिंग होता है सराहना करना, तारीफ करना या तो फिर स्वागत करना। तो ये जो पोएट थे बहुत खुश थे क्योंकि इन्हें पैट्रोनेज दिया था इन लोकल चीफ्स ने। दे हैड एक्सटेंडेड देयर हेल्प टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द रूलर्स। और फिर ये लोग क्या करते थे, ये पोएट्स कई बार राजाओं के डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व कर देते थे। एक बात और ध्यान से सुनना, जो अव्ययार थे उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। किसके कोर्ट में रहे थे वो? डिप्लोमैट बन के अतियमन। ठीक है, किसके कोर्ट में? अतियामन के कोर्ट में रहे या अतियाम के कोर्ट में रहे। ठीक है, जैसे अव्ययार किसके कोर्ट में रहे? डिप्लोमैट बन के अतियामन के कोर्ट में रहे। ठीक है, एक और संगम पोएट है बेटा कपिलार। उन्होंने भी बहुत ध्यान दिया। किसका ध्यान दिया? किसको अपनी केयर के अंदर रखा? पारी की बेटी का, जब उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, कपिलर हैड टेकन केयर ऑफ पारीज डॉटर आफ्टर हिज डेथ। पारी की जो बेटी थी उसको कपिलार ने अपने पास रखा जब पारी की डेथ हो जाती है। तो ये जो लोकल चीफ्स थे बहुत सारे जेनरस डोनेशंस भी देते थे पोइट्स को, बार्ड्स को, उनके कंसर्ट के लिए। जब भी कोई कॉन्सर्ट बहुत अच्छा होता तो उसके लिए पोइट्स को, बार्ड्स को बड़े बड़े डोनेशंस भी मिलते। चेरा, चोला और पांड्या रूलर्स की तरह ही जो लोकल चीफ्स थे उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल डोमेन में संगम एज में। तो संगम एज में जहाँ पर आप को चेरा रूलर को, चोला रूलर को, पांड्या रूलर को पढ़ना ज़रूरी है, वहीं पर आप लोकल चीफ्स को भी छोड़ नहीं सकते हो। उनका भी कंट्रीब्यूशन हर फील्ड में रहा, राजनीति में भी, समाज में भी, संस्कृति में भी। ठीक है, चलो अब हम सोसाइटी को देखेंगे। तो संगम लिटरेचर हमें एक ट्रू पिक्चर देता है कि भाई सोसाइटी कैसी हुआ करती थी उस टाइम। अब हम सोशल क्लासेस को पढ़ेंगे बेटा। तो जब हम संगम लिटरेचर पढ़ते हैं तो संगम लिटरेचर बार बार ये बात करता है कि भैया उस टाइम में बहुत सारी ट्राइब्स थी, बहुत सारी ट्रेडिशनल कास्ट भी एग्जिस्ट करती थी। इसका मतलब ये हुआ कि कास्ट डिवीजन भी था और साइड बाय साइड में ट्राइबल अरेंजमेंट भी थे। हाउएवर जो डिस्टिंक्शन था तमिल संगम सोसाइटी में वो प्राइमरली किस पे आधारित था? किस पे आधारित था बेटा? ऑब्वियस सी बात है हाई कास्ट लो कास्ट पे था। ये भी जहाँ कास्ट सिस्टम होगा वहाँ पर यही होगा ही, हाई कास्ट लो कास्ट। ऐसे तमिल सोसाइटी में भी था। However, the distinction in Tamil Sangam society was primarily based upon the division between high born and low born. ये भी डिफ्रेंशिएट करते थे ब्राह्मणस या ब्राह्मण्स और एंड देयर पैट्रन्स फ्रॉम द कॉमन मैन। ब्राह्मण्स और उनके पैट्रन्स को अलग करके देखा जाता था किससे? कॉमन मैन से। बेटा कास्ट सिस्टम की जो शुरुआत हुई वो ब्राह्मण से ही हुई, ब्राह्मण हाउसहोल्ड से ही हुई, और बहुत सारी जो लार्ज सोसाइटी थी उस टाइम कास्टलेस रही। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, अगर ये समझ में नहीं आया है तो देखो,
कास्ट सिस्टम की शुरुआत ब्राह्मण हाउस होल्ड से ही होती है ना। जाति व्यवस्था की शुरुआत ब्राह्मण परिवारों के भीतर ही हुई। और बेटा बहुत बड़ा जो समाज था, बहुत बड़ी जो सोसाइटी थी उस टाइम की, वो कास्टलेस रही। अगर हम टोलकपियम की बात करें तो वो 4 कास्ट की बात करती है, ब्राह्मण, किंग, ट्रेडर, फार्मर। इग्नोर करती है मोस्ट ऑफ द अदर नेम्स ऑफ द पीपल। देखो, जब आप किसको टोलकपियम को पढ़ोगे तो टोलकपियम में 4 कास्ट दिखाई गई हैं, ब्राह्मण, किंग, ट्रेडर, फार्मर। इसके अलावा क्या कोई नहीं होता था सोसाइटी में? सोचने वाली बात है ना। पर इन चारों का जिक्र मिलता है टोलकपियम में। These references of Tolkappiyam obviously show influence of सांस्कृतिक social ideal। जब टोलकपियम को आप पढ़ोगे, ठीक है, जब कास्ट सिस्टम को उसमें आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भैया इस पर्टिकुलर पार्ट पे भी सांस्कृतिक सोशल आइडियल का ही इन्फ्लुएंस था। जैसे अगर हम संस्कृत वैदिक टेक्स्ट को पढ़ें तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी था। जो ब्राह्मण थे संगम एज में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी उनकी, लोन मैन के नाम से उन्हें जाता जाता था कम्युनिटी में। ठीक है कि दिस आर द मोस्ट लोन मैन, मोस्ट रिस्पेक्टेबल मैन। ये कास्ट ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते थे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझ करके ये अपनी कास्ट ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं। ये जो वर्ड है स्क्रूपियसली, इसका मतलब होता है बहुत सजग होके, बहुत ध्यान देके। ये राजाओं को भी सर्व करते थे, मतलब राजा के जितना भी काम होता था, जैसे कि आज ये लड़ाई पे वो जा रहे हैं तो वहाँ पर पूजन करना, जितने भी उनके वो होते थे, वेपन्स होते थे, उनकी पूजा करना, राज तिलक करना, राजा के यहाँ जो भी सेरेमनी होगी उसको परफॉर्म करवाना, मैरिजेस करवाना, ये सारे काम ये राजा के करते थे। ओकेजनली कई बार ये लोग जुडिशियल ऑफिसर की तरह भी काम करते थे, पर हमेशा प्रीस्ट और एस्ट्रोलॉजर की तरह बने रहते थे। मतलब देखो, अगर आप ब्राह्मण हो तो प्रीस्ट तो हो ही, आपको अब उपदेश देना ही है, पढ़ाना है इन बच्चों को। एस्ट्रोलॉजर, फोरकास्टिंग करनी है, आपको पत्रिकाएं बनानी है, पत्रिकाएं देखनी है। फिर कभी कभी ये जुडिशियल ऑफिसर की तरह भी काम करते थे। दे वर अटैच टू द लैंड, वर प्राउड ऑफ देयर कंट्री एंड देयर मदर टंग। बेटा ब्राह्मण्स जो थे वो अपनी मदरलैंड मतलब ज़मीन से जुड़े हुए थे, एक प्राउड सिटीजन हुआ करते थे, है ना। उन्हें अपने देश पे बहुत गर्व था, अपनी मातृभाषा पे गर्व था, अपनी कंट्री पे गर्व था, और हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए लोगों में से एक रहे ब्राह्मण्स। और ऐसा माना जाता है बेटा कि जो ट्रेड था वो दोनों ही करते थे। वैश्य कम्युनिटी भी करती थी, वेललार भी करते थे। जो वैश्य थे उन्हें ड्यूटीज़ दी जाती थी कि वो सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, किसानी खेती का काम कर सकते हैं, और काऊ और ट्रेड दोनों को क्या देंगे? प्रोटेक्शन देंगे। वैश्य को क्या ड्यूटी असाइन की गई थी? पढ़ना भी है आपको, फिर आपको सेक्रीफाइस परफॉर्म करने हैं, गिफ्ट्स बनाने हैं, गिफ्ट्स देने हैं राजा को, एग्रीकल्चर करना है ना। काऊ और ट्रेड की प्रोटेक्शन करना आपकी जिम्मेदारी है। जो वेलेलार्स होते थे ये लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स थे, जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, है ना, जो कल्टीवेशन करते थे संगम एज के टाइम में। इनके क्लोज एसोसिएशंस थे हाई पोजीशन ऑफिसर्स के साथ, है ना। जितनी तीनों मेन डायनेस्टीज थी उनके साथ इनके कनेक्शन हुआ करते थे। मतलब तीन, एक वेलेलार के तीनों के साथ नहीं हुआ करते थे, पर एक वेलेलार के कम से कम एक के साथ तो हुआ ही करते थे। कुछ कॉन्टैक्ट्स रखते थे चेरा के साथ, कुछ चोला के साथ, कुछ पांड्या के साथ। ये ट्रेड करते थे। ठीक है, ये जो कम्युनिटी होती थी बेसिकली ट्रेड करने के लिए जानी जाती थी। सो द टू कम्युनिटीज़ वर नोन बाय देयर प्रोफेशन, इन्हें इनके प्रोफेशन से जाना जाता था, जिसमें ये एंगेज थे। जो ऑर्डिनरी प्लोमैन होता था उसे उजावर कहते थे, और जो लैंडलेस लेबर होते थे उसे आदिमाई या कड़ाईसार, कड़ेसियार कहते थे। ठीक है, तो ऑर्डिनरी प्लोमैन को हम कहते हैं उजावर, जिसके पास भी थोड़ी बहुत ज़मीनें हैं वो हो गया उजावर, जिसके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं वो हो गया वेलेलार, और जिसके पास बिल्कुल ज़मीनें नहीं हो गया है वो हो गया कैदेसियार या आदिमाय, आडिमाय। और अब बेटा हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। अगर हम एंथोलॉजीज़ की बात करें, एंथोलॉजीज़ का हिंदी में हम संकलन कहते हैं। संकलन जिसमें बहुत सारे पोएट्स, बहुत सारे जो राइटर्स थे उनके व्यूज़ होंगे, ऑथर्स के व्यूज़ होंगे। तो एंथोलॉजीज़ में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की बात की गई है जिसे तिनई का कंसेप्ट कहा गया है। और ये तिनई है क्या?
ज़मीनें किस प्रकार से डिवाइड होगी। जहाँ पर तिनई वर्ड देखें आप समझ जाएँ कि ये ज़मीन के डिवीज़न की बात करें कि देखो कुछ ज़मीन होती है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, कहीं पर ग्रासलैंड होते हैं, कहीं पर दलदल एरिया होता है, मार्शी लैंड होता है, तो ऐसे ही तमिल में भी ज़मीनों को डिवाइड किया गया था और उसी के कंसेप्ट को कहते हैं तिनई। जो मोस्ट रेलेवेंट सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट था एंथोलॉजीज़ का, वो था उनका कंसेप्ट ऑफ तिनई, जिसके हिसाब से ज़मीनों को बाँटा गया था, डिवाइड किया गया था। पूरा के पूरा जो एरिया था उसे 5 थीनेस में बाँट दिया गया था, ठीक है? तमिल भूमि को 5 तिनई या भौगोलिक विभाजन कर दिए गए थे इसके, ठीक है? और ये 5 क्या-क्या थे? थिनेस या तिनई क्या-क्या हुआ करते थे बेटा? पहला था हिली बैकवुड, जिसे हम पहाड़ी क्षेत्र कहेंगे, उसे तमिल में कहते थे कुरुंजी। दूसरा पार्स्ड ज़ोन, जहाँ पर सूखा पड़ता है, उसे कहते थे पलई। तीसरा था पेस्टोरल ट्रैक्ट, जहाँ पर जानवरों के चरने के लिए चारा होता था, उसे कहते थे मुल्लई। चौथा था आर्द्र भूमि, ठीक है, वेटलैंड, जिसे कहते थे मरुतम। और चौथा था लिटरल लैंड, जिसे हम तटीय भूमि भी कहते हैं, तट के पास वाली कोस्टल लैंड भी कह सकते हैं, उसका नाम था नैनीताल, ठीक है। तो 5 के नाम याद रखना है, फिर से एक बार बोलो, कुरिंजी, पलई, मुल्लई, मरुतम, नैनीताल। याद रखना है इनके नाम क्या क्या है, कुरिंजी, पलई, मुल्लई, मरुतम, नैनीताल, ये रहे 5 पार्ट। अब हिली एरियाज में जो इनहेबिटेंट्स रहते थे वो बेसिकली हंटर गैदरर हुआ करते थे। पार्स्ट जोन में जो लोग रहते थे वो कैटल लिफ्टिंग का काम करते थे, है ना। इन द पार्स्ट जोन द इनहेबिटेड लिव बाय प्लंडर, लूटपाट करके रहते थे या कैटल लिफ्टिंग का काम करते थे। पेस्टोरल ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो फार्मर्स थे वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किया करते थे, एनिमल हस्बेंड्री पे उनका ध्यान था, जानवरों को पालते पोसते थे, जंगलों को काट के वहाँ पर खेती करते थे, फिर 2-4 साल में छोड़कर कहीं और चले जाते थे, फिर वहाँ पर खेती करते थे, इसी को कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। वेटलैंड के जो इनहेबिटेंट थे वो प्लो एग्रीकल्चरिस्ट थे, हल चलाते थे ज़मीनों पर, फसल उगाते थे। फाइनली जो लिटरल लैंड थी उसमें जो लोग रहते थे वो किस पे डिपेंड करते थे, फिशिंग पे और सॉल्ट एक्सट्रैक्शन पे। तो इस तरीके से ही हम बोल रहे हैं कि सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था तिरई तिनई, जिसके हिसाब से ज़मीनों को बांटा गया था। तो देखो जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, शिकारी और संग्राहक, हंटर गैदरर होंगे। सूखा क्षेत्र में जो रहेंगे वो मवेशी को चुराकर, लूट-पाट करके, प्लंडर करके, लूट-पाट करके अपने जीवन को यापन करेंगे। पेस्टोरल ट्रैक्ट मतलब पशुचारण क्षेत्र में जो रहेंगे वो पशुपालन करेंगे, जानवरों को पालेंगे, खेती करेंगे। आर्द्र भूमि में जो लोग रहेंगे वो भी खेती किसानी करेंगे। तटीय भूमि के जो लोग होंगे मतलब लिटरल लैंड वाले जो लोग होंगे वो या तो फिशिंग करेंगे या सॉल्ट एक्सट्रैक्शन का काम करेंगे। इन सब के अलावा भी और सी सारे सोशल ग्रुप्स हैं जिनका रेफरेंस भी हमें मिलता है, जैसे क्राफ्ट्समैन, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, पोटर, ठीक है। पोएम्स में हमें मटके बनाने वाले, सुनार, ज्वेलरी बनाने वाले, गोल्ड बनाने वाले, क्राफ्ट्समैन, इन सब का भी उल्लेख मिलता है। फूड एंड ड्रेस को बेटा हम लोग अब पढ़ेंगे पार्ट 3 में, ठीक है।